हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी बिजी क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 5 वीक्स का एक रिवीजन प्लान आपके लिए लेकर आए हैं। इस रिवीजन प्लान में आपको एवरीडे स्टैटिक एंड करंट अफेयर का लेक्चर मिलेगा और आज का जो पहला लेक्चर है वो इकोनॉमी का है। तो इसको स्टार्ट करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। पहला लेक्चर जो बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स है, माइक्रो और मैक्रो इस दोनों को पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के और मैक्रो इकोनॉमिक्स के, इसको पहले कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बैंकिंग में चले जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे इकोनॉमी को 6-7 डेज में 1 वीक में कवर कर लेंगे टोटल इकोनॉमी। तो इसको कवर करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का सिंपली क्या है कि स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज अलोकेट एंड यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्स है उसको हम कैसे अलोकेट करते हैं, यानी अनलिमिटेड वांट्स हैं, सबको सब कुछ चाहिए लेकिन रिसोर्स तो हमारे पास बहुत ही कम है। तो स्कार्सिटी होता है, उसमें चॉइसेस है कि हम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग दें कि क्या हमें प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किन के लिए प्रोड्यूस करना है। तो वो जो कंसर्न है सोसाइटी का उस प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी को, उसको ह्यूमन वांट्स का, नीड्स का जो अनलिमिटेड है, जो रिसोर्स लिमिटेड है, उन सबको मैनेज करते हुए हम जो अलोकेट करते हैं रिसोर्स को और उसका यूज़ करते हैं, उसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो दो तरह का इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करता है। मैक्रो जो होता है ओवरऑल एग्रीगेट इकोनॉमी को करता है, सारे सेक्टर को करता है। माइक्रो में जो कवर होता है इंडिविजुअल डिमांड है, इंडिविजुअल सप्लाई है, रेगुलेट करता है ये प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्टडीज इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल मार्केट डिसीजन ऑफ ए कस्टमर। मतलब इंडिविजुअली माइक्रो पे करता है। माइक्रो वर्ड से ही यहाँ पे और मैक्रो वर्ड से आप कर सकते हैं। ये मैक्रो में मार्केट डिमांड करता है, ओवरऑल एग्रीगेट इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है, इन्फ्लेशन के बारे में बात हो रहा है। तो हम मोस्टली मैक्रो के बारे में ही पढ़ेंगे। जो पॉलिसी होती है वो मैक्रो के बारे में बढ़ती है, माइक्रो के बारे में नहीं बनती है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की, वो सब कुछ। बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। गुड्स क्या है? गुड्स एक फिजिकल और टेंजिबल प्रोडक्ट्स होता है जो प्रोड्यूस किया जाता है या कंज्यूम किया जाता है। दो टाइप का होता है, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड क्या है? जो इंडिविजुअल परचेज करता है इंडिविजुअल के द्वारा, जो हाउस होल्ड के द्वारा अपने कंजप्शन के लिए, उसको कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। कंज्यूमर गुड्स क्या है? रेडी टू कंज्यूम आइटम, रिच कंज्यूमर्स डायरेक्टली कंज्यूमर के पास पहुंचता है। रेडी टू है तो फाइनल प्रोडक्ट्स होता है, लास्ट स्टेज ऑफ सप्लाई चेन होता है, डायरेक्टली कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। कंज्यूमर गुड में कन्वीनियंस गुड हो सकता है, जो हम लोग फ्रीक्वेंटली बाय करते हैं, जैसे सोप है, न्यूज़पेपर्स है, खाने पीने का सामान है। शॉपिंग प्रोडक्ट है जो हम थोड़ा कम फ्रीक्वेंट बाय करते हैं, जैसे टेलीविज़न है, कपड़े हैं या फर्नीचर्स है हमारे पास। स्पेशलिटी लग्जरी प्रोडक्ट होता है हमारे पास, जैसे कि हम एक स्मार्ट वॉच खरीद रहे हैं तो ऑलरेडी 2 साल 1 साल उसको चला रहे होते हैं। कार है, कम से कम 10 साल 5 साल चला रहे होते हैं। तो ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट है। गुड्स जो रिक्वायर नहीं है हमारा जैसे गोल्ड है, डायमंड है, इन सब चीज़ों को, या मेडिकल है, ये बहुत अननोन है और नॉट विलिंग टू बाय गुड्स, मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड है, कभी कभी आता है, हम खरीद लेते हैं। कैपिटल गुड्स क्या है? एक फिक्स्ड एसेट है जो प्रोडक्टिव प्रोसेस में काम आता है, मतलब अपने यूटिलिटी के लिए काम नहीं करते, इसको प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए काम करते हैं हम, मतलब उसको खरीदते हैं। फिक्स्ड एसेट है यूज्ड इन द प्रोडक्ट। जैसे ये हमने खरीदा हार्वेस्टर, तो हार्वेस्टर खरीदा, हमने वीट निकाला, फिर वीट से वो आटा बन रहा है, फ्लोर, एंड उससे फिर ये कचौड़ियाँ बन रही हैं। तो कंज्यूमर गुड्स बना फाइनल प्रोडक्ट के लिए। तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो कैपिटल हम खरीदते हैं उसको कैपिटल, जो मतलब फिक्स्ड एसेट नहीं है, मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज होता है उसी के लिए, अपने यूटिलिटी के लिए नहीं। गुड्स जो कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है। एक हाउस होल्ड है, लॉन ओनर है उसका, टू कट देयर ग्रास, ओके, इन दिस केस इट इज़ कंज्यूमर गुड। ये ग्रास कटर जो है ये कंज्यूमर गुड है। एक हाउस होल्ड ने खरीद के रखा है, मान लेते हैं यूएसए में कोई एक हाउस होल्ड है, उसने खरीद के रखा है। अगर ये गार्डनिंग फर्म के पास है, उसने खरीद के रखा है, तो ये एक कंसिडर हो जाएगा कैपिटल गुड की तरह। ओके, तो गार्डनिंग फर्म इसको यूज़ कर रहा है एक गुड सर्विस या सर्विसेज देने के लिए। इंपॉर्टेंस क्या है कैपिटल गुड का? लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी में होता है, क्रिएट करता है कंज्यूमर गुड्स को। अगर इकोनॉमी इंक्रीज कर रहा है तो प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, इफ़ एन इकोनॉमी इंक्रीजेज इट्स प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड, कोई इकोनॉमी है उसमें कैपिटल गुड्स का अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, इट अपग्रेडिंग इट टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिविटी, तो कैपिटल गुड्स के
जो कैपिटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स बढ़ रहा है, इकोनॉमी इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रहा है। दिस मीन्स दैट इन फ्यूचर इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर कंज्यूमर गुड्स। इसका मतलब है कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा होगा एट लोअर कॉस्ट, क्योंकि टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ेगी। पहले हम लोगों को 10 लेबर लगता था, हम कचौड़ियाँ बना रहे थे, तो हमारे पास 10 लेबर था जो आटा गूंद रहा था, डो बना रहा था आटे का, तो व्हीट फ्लोर का। लेकिन अब हमने एक मशीन ले लिया जो 1 घंटे में उतना काम कर देता है। तो इसका मतलब है कि हमने प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा दी, टेक्नोलॉजी भी बढ़ा दी, और साथ में हम कंज्यूमर गुड्स भी ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? तो ड्यूरेबल गुड्स है जो गुड्स लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, मल्टीपल यूज होता है, एक्सपेंसिव होता है, लेकिन एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, जैसे रेफ्रिजरेटर, कार, फर्नीचर, लैपटॉप्स, ये सब है। नॉन ड्यूरेबल गुड क्या है? जो तुरंत क्विकली हम कंज्यूम कर लेते हैं। फूड, बिवरेजेज, टॉयलेटरीज, स्टेशनरी नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आता है। आप देखिए, नॉन ड्यूरेबल हमारे पास टूथपेस्ट, शैम्पू, रोज़ ब्रेड खरीद रहे हैं, फ्रूट्स खरीद रहे हैं। ड्यूरेबल में हम माइक्रोवेव ले रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, साइकिल ले रहे हैं। साइकिल अब नहीं लेते हैं हम, ड्यूक ले रहे हैं आजकल, KTM ले रहे हैं। फिट होने के लिए जिम जाते हैं हम, साइकिल नहीं चलाते। राइवलरी, कंजप्शन ऑफ ए गुड बाय 1% रिड्यूसेज इट्स अवेलेबिलिटी फॉर अदर। राइवलरी और एक्सक्लूडेबिलिटी दो तरह का हम अलग क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। यानी अगर कोई गुड एक पर्सन के द्वारा कंज्यूम किया गया तो उसकी अवेलेबिलिटी दूसरे के लिए कम हो जाती है। और एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब है प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग और कंज्यूम ए गुड, मतलब किसी और को उसको यूज़ करने से रोकना। तो ये प्राइवेट गुड्स में आ जाएगा। प्राइवेट गुड जो होता है वो राइवलरस भी होता है, एक्सक्लूडेबल भी होता है। इंडिविजुअल ओन करता है या कोई कंपनी है, मतलब एक इंडिविजुअल कंपनी ही ओन कर रहा है। बॉट भी कह सकता है, सोल्ड भी कह सकता है। प्राइवेट गुड का एग्जांपल है क्लोथिंग। मेरा जो जींस है वो मार्केट में 10 जींस बन के आया है, हमने क्या किया, 5 खरीद लिया। तो क्योंकि ये राइवलरस हो गया, क्योंकि हमने कंज्यूम कर लिया, तो बाकी लोगों के लिए कम हो गया ये। और एक्सक्लूडेबल इसलिए क्योंकि अब ये प्राइवेट गुड हो चुका है, सिर्फ मैं यूज़ करूँगा, कोई और नहीं करेगा। इसीलिए ये राइवलरस भी है और एक्सक्लूडेबल भी है। ओन्ड बाय इंडिविजुअल एंड कंपनी, कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट। एग्जाम्पल तो आपको बता दिया, पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक। हमारा जो स्मार्ट वॉच है, मार्केट में 10 स्मार्ट वॉच का प्रोडक्शन हुआ था, 10 स्मार्ट वॉच, लेकिन उसमें से 2 स्मार्ट वॉच हमने खरीद लिया, तो मार्केट में अभी 8 ही बचा। तो इसका मतलब है वो राइवलरी गुड हो गया। इसका मतलब हमने 2 का कंज्यूम कर लिया, मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी दूसरों के लिए कम हो गया, अब 8 ही बचा है। और एक्सक्लूडेबल इसलिए क्योंकि हमने जो 2 खरीदा वो प्राइवेट गुड है, मेरा है, कोई और यूज़ नहीं करेगा। इफ़ यू बाय अ न्यू स्मार्टफोन इट बिलोंग्स टू एक्सक्लूसिवली। अगर आप आईफोन ले रहे हैं तो आपके लिए है वो, और किसी और के लिए नहीं, कोई यूज़ नहीं कर सकता आपके बिना परमिशन के। पब्लिक गुड जो होता है वो नॉन राइवलरस होता है और नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एज ए होल। अवेलेबल टू एवरीवन, सबके लिए एवरीवन है। पार्क की बात करते हैं, तो पार्क में आके कोई बैठ रहा है तो राइवलरस नहीं है, कोई और भी बैठेगा उसमें आके, लाइक दिस। ठीक है। और वो एक्सक्लूडेबल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो कोई और यूज़ कर रहा है तो वो सिर्फ वही यूज़ कर सकता है। ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, सबके लिए होता है। एग्जाम्पल, स्ट्रीट लाइटिंग, नेशनल डिफेंस एंड पब्लिक पार्क्स। इफ़ ए गवर्नमेंट बिल्ड अ पार्क इन योर नेबरहुड यू कैन एंजॉय इट्स बेनिफिट एंड अदर्स कैन एज वेल। कॉमन गुड्स क्या है? कॉमन गुड्स राइवलरस तो है बट नॉन एक्सक्लूडेबल है। कैसे? अवेलेबल फॉर यूज़ बाय एनीवन। कॉमन गुड जो है कोई भी यूज़ कर सकता है। देयर कंजप्शन बाय 1% रिड्यूसेस द अमाउंट अवेलेबल फॉर अदर। कैसे? अब जैसे फिशरीज है, फॉरेस्ट है, ग्रेजिंग लैंड है। ठीक है, ग्रेजिंग लैंड है एक, तो यहाँ पे एक कॉज है, तो मेरे पास 5 कॉ है, किसी के पास 3 कॉ है, तो मैंने 5 कॉ को उस ग्रेजिंग लैंड में जाने दिया, वो ग्रेज कर रही हैं, वहाँ के ग्रास खा रही हैं, तो वो राइवलरस हो गया। किसी और के लिए ग्रास कम हो रहा है लेकिन वो यूज़ सब कर पा रहे हैं उसको। नॉन एक्सक्लूडेबल इसलिए है क्योंकि इसी ग्रेजिंग लैंड में दूसरे लोग भी अपने कॉ को भेज सकते हैं ग्रास ग्रेजिंग करने के लिए, बट नॉन एक्सक्लूडेबल हो जाता है ये, लेकिन है राइवलरस। क्लब गुड्स क्या है? क्लब गुड्स एक्सक्लूडेबल तो है लेकिन नॉन राइवलरस है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और क्लब्स देता है, यानी कि पीपल कैन ज्वाइन और पे टू एक्सेस देम। एग्जाम्पल ऑफ क्लब गुड्स इंक्लूड नेटफ्लिक्स। अब नेटफ्लिक्स जो है उसमें अगर हम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसा नहीं हो जाता कि अगर हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो और किसी के लिए सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम हो जाएगा, यानी
ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि 100 को ही सब्सक्रिप्शन मिलेगा, अनलिमिटेड है। तो नॉन राइवलरस है, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकता है, लेकिन एक्सक्लूडेबल है। कैसे? अब एक्सक्लूडेबल इसलिए है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कोई कॉ है, वो ग्रेजिंग लैंड में जा रहा है, और ग्रेजिंग लैंड में जब वो जा रहा है तो क्योंकि राइवलरस है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रास है वो बहुत लिमिटेड है, तो कुछ रिड्यूस हो गया कुछ के लिए अलग, जिनके पास और भी कॉ है। मेरे पास 5 था, जिनके पास 2 उनके लिए। लेकिन नॉन एक्सक्लूडेबल इसलिए क्योंकि वो वहाँ जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बेस है। अगर आप कोई सब्सक्राइब करते हैं स्ट्रीमिंग सर्विस, तो आप उसके कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जो आपका यूसेज है वो आपके अवेलेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है। कंटेंट जो है अदर सब्सक्राइबर के लिए भी अवेलेबल होता है, ठीक है। अब इसको एक्सक्लूडेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल को समझते हैं। यहाँ पे राइवल, नॉन राइवल। राइवल जो है वो प्राइवेट गुड्स है, कॉमन रिसोर्स है। नॉन राइवल क्लब गुड्स है और पब्लिक गुड्स है, तो याद रखना है इसको। यूटिलिटी क्या होता है? सेटिस्फेक्शन और यूज़फुलनेस। हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी यूटिलिटी जो होती है वही जो सेटिस्फेक्शन होता है, यूज़फुलनेस होता है उसका। सब्जेक्टिव मेजर है, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मान लेते हैं आप भूखे हैं और आपको एक स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खिलाया जाए, तो जो सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस आपको फर्स्ट स्लाइस जो आप खाएंगे, स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा इज द यूटिलिटी यू ड्राइव फ्रॉम इट, तो उससे जो होगी वो यूटिलिटी कहलाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एडिशनल यूटिलिटी गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ गुड ऑफ सर्विस। आप जब भूखे थे, फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा आपने खाया, तो जिस समय आप बहुत भूखे थे उस समय जब आपने फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खाया है, तो उसका जो एक आपको सेटिस्फेक्शन मिला, सेकंड स्लाइस में वैसा नहीं मिलेगा, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ओके, जैसे ये कस्टमर है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, उसको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिल गया, ऑफर, और एडिशनल यूनिट दिया गया, कंपेरेटिवली लेस सेटिस्फाइड था। डिफरेंस इन द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज द मार्जिनल यूटिलिटी। यानी फर्स्ट में क्या सेटिस्फेक्शन आया, सेकंड में क्या यूटिलिटी है, उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। यानी चेंज इन टोटल यूटिलिटी, ये चेंज को बता रहा है, एंड चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। ओके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मोर यू कंज्यूम ऑफ समथिंग द लेस एडिशनल सेटिस्फेक्शन यू विल गेट फ्रॉम कंज्यूमिंग मोर ऑफ इट। जैसे जैसे आप पिज्ज़ा बढ़ाते जाते हैं, यानी फर्स्ट स्लाइस, सेकंड स्लाइस, थर्ड, फोर्थ, फिर धीरे धीरे, क्योंकि आप हंग्री भी नहीं है और वो एक सेटिस्फेक्शन भी ख़त्म होता जाता है। आप किसी के घर गए, आपको पहली बार बहुत अच्छा बिवरेज दिया, लेकिन वो धीरे धीरे उसका सेटिस्फेक्शन ख़त्म होता जाता है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। State that marginal utility declines as more units of good are consumed. Successive equal quantities of good consumed will generate a smaller amount of extra utility. ठीक है, क्वांटिटी 0 था, टोटल यूटिलिटी क्वांटिटी 1, टोटल यूटिलिटी 300, 2 550, तो डिवाइड करते जा रहे हैं हम, 3 750, तो ऐसे चल रहा है। कॉस्ट क्या होता है? एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस, उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। फिक्स कॉस्ट जो चेंज नहीं हो सकता, द रेंट यू पे फॉर द शॉप एंड मंथली पेमेंट फॉर द, आपने एक दुकान लिया हुआ है, आप वहाँ पे वड़ा पाव बनाते हैं, आजकल वड़ा पाव वाली दीदी काफ़ी पॉपुलर है आपके मीम में और इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे। तो वड़ा पाव बना रहे हैं, तो वड़ा पाव के लिए उसने तो दुकान नहीं लिया है, उसने एक ठेला रखा हुआ है। अगर आपने शॉप लिया, उस शॉप का जो रेंट है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। तो द मोर ब्रेड यू बेक द हाइयर योर वेरिएबल कॉस्ट विल बी। यानी वेरिएबल कॉस्ट कब कहाँ आएगा? वो आएगा जब आप ब्रेड के लिए आएंगे, जो पाव लेके आएंगे, क्योंकि आपके कस्टमर बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा पाव भी खरीदना पड़ेगा, आपको ज़्यादा वड़ा भी बनाना पड़ेगा, तो वो वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। लेकिन आपको 2-3 दुकान नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी दुकान में आप बहुत सारा वड़ा पाव प्रोड्यूस करके लोगों को खिला सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे क्वेश्चन आ चुका है 2018 में प्रीलिम्स में। जब हम PYQ करेंगे तो हम उसमें कवर करेंगे इसको। हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फॉरगोन व्हेन मेकिंग अ चॉइस। इट रिप्रेजेंट्स द बेनिफिट और प्रॉफिट्स यू कुड हैव गेन्ड इफ़ यू हैड चूजन अ डिफरेंट ऑप्शन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब, मान लेते हैं आपने डिसाइड किया, इफ़ यू डिसाइड टू यूज़ योर बेकिंग स्किल टू स्टार्ट ए बेकरी, आप बहुत अच्छा बेक करते हैं तो आपने सोचा एक बेकरी खोल लिया जाए। योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइट बी पोटेंशियल इनकम यू कुड हैव अर्न बाय वर्किंग एज ए सेफ इन अ रेस्टोरेंट। लेकिन आप सेफ बनते तो हो सकता है ज़्यादा कमाते। अब यहाँ से समझिए एग्जाम्पल, यू रिसीव $5,000, आपको $5,000 मिला। आपने क्या चूज़ किया? आप वैकेशन पे गए, 5,000 में एक्सपेंस किया, प्लस
$1033 जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया उसमें। कैसे? नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता था? अगर पेइंग ऑफ क्रेडिट कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड का बिल देते 15%, अगर आप इसको उसी दिन पे करते तो ऑलमोस्ट लगभग $1000 बचा लेते, $1000 के आसपास। तो आपका ट्रू कॉस्ट जो है वैकेशन का क्या हुआ? एक तो $5000 आपने वहाँ खर्च भी किया, और 1000 आप जो बाद में देने वाले हैं क्रेडिट कार्ड पे करने के लिए, उसमें भी आपका खर्च हुआ। तो ऑलमोस्ट 6033 यानी $6000 खर्च कर दिया। तो आपका अपॉर्चुनिटी बेस्ट ऑप्शन के अलावा जो हम चूज़ कर लेते हैं, या हम जो भी चूज़ करते हैं उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में रखते हैं कि हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है अगर हम ये लेते या वो लेते। तो कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड के बारे में बात करते हैं। डिमांड क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी ऑफ गुड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है। कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट गिवन प्राइस विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसमें डिजायर, अफोर्डेबिलिटी और इंटेंशन देखा जाता है। डिटर्मिनेंट्स क्या है? उसके प्राइस। इफ़ द प्राइस ऑफ स्मार्टफोन गोज डाउन, मोर पीपल माइट बी इंटरेस्टेड इन। अगर आईफोन का प्राइस अभी 20,000 हो जाए तो सबके हाथ में आईफोन दिखेगा, क्योंकि इसका प्राइस कम हो जाएगा, तो डिमांड इसकी बढ़ जाएगी। इनकम, अगर सबकी सैलरी बढ़ जाए अचानक से, 500% इंक्रीमेंट मिल जाए सबको अपने अपने गवर्नमेंट सर्विसेज में, प्राइवेट सर्विसेज में, तो सब लोग क्या करेंगे? फिर डिमांड बढ़ जाएगा लग्जरी आइटम का, एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीदने लगेंगे, क्योंकि उसका प्राइस नहीं बढ़ा है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बढ़ जाए, लाइक टी एंड कॉफ़ी। अगर मान लेते हैं वन सब्सटीट्यूट का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो लोग स्विच कर जाएंगे। अगर चाय महंगा हो जाए और कॉफ़ी सस्ता हो जाए तो लोग कॉफ़ी की तरफ चले जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। और अगर कॉफ़ी महंगा हो जाए और चाय सस्ता हो जाए, ऐसा हो सकता है, तो फिर लोग चाय की तरफ चले जाएंगे। सब्सटीट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? जो साथ में यूज होता है। स्मार्टफोन एंड मोबाइल डेटा प्लान साथ में होगा। इफ़ द प्राइस ऑफ स्मार्टफोन डिक्रीजेज, अगर स्मार्टफोन का प्राइस डिक्रीज होगा तो मोबाइल डेटा प्लान का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो सकता है। प्राइस नहीं, मोबाइल डेटा प्लान जो इनके, क्योंकि प्राइस अगर डिक्रीज होगा, आईफोन का प्राइस डिक्रीज होगा तो बहुत लोगों के पास आईफोन हो जाएगा, तो बहुत लोग अच्छा फ़ोन रखने लगेंगे, फिर उनके पास अलग अलग डिमांड होगा अलग मोबाइल डेटा प्लान का, क्योंकि लोग ज़्यादा मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और टेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर कोई नया फैशन ट्रेंड में है तो डिमांड फॉर क्लोथिंग आइटम रिलेटेड टू दैट ट्रेंड विल लाइकली बी इंक्रीज। जैसे आजकल आप देखते हैं बैगी टी शर्ट्स जो है वो डिमांड में, तो उसका डिमांड बढ़ गया है, तो हम देखते हैं कि फैशन ट्रेंड में वो बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां वो बना रही हैं, क्योंकि उसका डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन, इफ़ ए न्यू हाउसिंग कम्प्लेक्स, कोई न्यू हाउसिंग कम्प्लेक्स बिल्ड कर रहा है, तो उस कम्प्लेक्स में द डिमांड फॉर फर्नीचर, अप्लायंस एंड अदर हाउस होल्ड में आइटम इंक्रीज। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, हाउसिंग कम्प्लेक्स बढ़ेगा, लोगों का डिमांड बढ़ेगा फर्नीचर को, क्योंकि सबको घर चाहिए, घर में रहना है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड, ऐसा है, यानी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा। ऑल अदर फैक्टर्स को इक्वल रखेंगे, सिर्फ प्राइस और डिमांड की बात करेंगे तो when the price of any product increases demand will fall, when the price of decreases then demand will increase in the market। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इलास्टिक डिमांड किसे बोलते हैं? कंज्यूमर जो हाईली रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइस चेंज में। मान लेते हैं लग्जरी कार का प्राइस जो इंक्रीज़ कर दिया, तो जब लग्जरी कार का प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है, ये तो मैंने विंटेज कार बना दिया वैसे, जब लग्जरी कार का प्राइस इंक्रीज होता है तो पीपल विल डिसाइड टू बाय डिफरेंट ब्रांड और पोस्टपोन देयर परचेज ऑल टुगेदर। रेंज रोवर, अगर मान लेते हैं रेंज रोवर है, ये लग्जरी नहीं है, अल्ट्रा लग्जरी में आता है, इससे और नीचे आ जाते हैं थोड़ा, ठीक है, वॉल्वो में आ जाते हैं। वॉल्वो या कोई भी कार है जो लग्जरी है, आप कार बहुत सब्जेक्टिव है कार को लेके, तो लग्जरी कार का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है, पीपल डिसाइड करता है कि चलो ये नहीं खरीदते हैं, ये खरीद लेते हैं। इन इलास्टिक डिमांड किसको बोलते हैं? इलास्टिक मतलब हाईली रिस्पॉन्सिबल है कंज्यूमर, कि प्राइस बढ़ा तो दूसरे जगह शिफ्ट हो गए। इन इलास्टिक का मतलब है लेस रिस्पॉन्सिबल है, प्राइस चेंज भी हुआ तो नहीं चेंज हो रहे हैं। अगर मुझे मस्टर्ड ऑयल ख़रीदना है हर मंथ या हर 15 डेज में, हमारे घर में ज़रूरत है, तो उसकी अभी जैसे महंगाई बढ़ गई, 120 रुपये लीटर था तो 160 रुपये लीटर हो गया मस्टर्ड ऑयल, तो हम खरीदेंगे क्योंकि हमें वो ज़रूरत है, हम कहीं शिफ्ट और नहीं करेंगे कि हम मस्टर्ड ऑयल नहीं तो चलो वो पानी में बना लेते हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे। ए बेसिक ग्रोसरी इंक्रीज स्लाइटली, पीपल विल स्टिल बाय देम बिकॉज दे आर नेसेसिटीज़, क्योंकि वो नेसेसिटीज़ में आता है, तो पीपल जो होता है लेस रिस्पॉन्सिव होता है, कंज्यूमर लेस रिस्पॉन्सिव होता है प्राइस चेंजेस के। यूनिट इलास्टिक डिमांड का क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वालिटी डिमांडेड मैचेज, यानी कुछ चेंज नहीं आ रहा है, ना प्राइस में चेंज आ रहा है ना डिमांड में, एक खरीद रहे थे एक में और एक ही है, तो इक्वल है वो, यूनिट उसको बोलेंगे।
परसेंटेज ऑफ प्राइस राइज, परसेंटेज ऑफ डिमांड फॉल इक्वल ही हो रहा है ये गुड सर्विस में। एक्सेप्शंस है कुछ में, जैसे गिफन गुड इंफीरियर गुड्स को बोलते हैं। एज द प्राइस ऑफ गिफन गुड्स इंक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड आल्सो इंक्रीजेज। मान लेते हैं किसी राइस का प्राइस वो इंक्रीज हो गया, तो लो इनकम इंडिविजुअल जो है मे हैव टू स्पेंड लार्ज पोर्शन ऑफ देयर बजट ऑन राइस एंड मे एंड अप बाइंग मोर ऑफ इट डिस्पाइट देयर हाईएस्ट। क्योंकि राइस उनको खाना है, राइस का प्राइस बढ़ भी गया तो उसका डिमांड कम नहीं होगा, उसे लोग खरीदेंगे ही। तो ये एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट जा रहा है। व्हेन द प्राइस ऑफ गिवन गुड फॉल्स, राइज इन डिमांड ड्यू टू पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, fall in demand due to negative income effect, as a result demand for given goods falls। कहने का मतलब है अगर कोई गिवन गुड का प्राइस गिर जाता है, यानी गिवन गुड है उसका प्राइस कम हो गया, तो राइज इन डिमांड ड्यू टू पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, डिमांड बढ़ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हो सकता है कि कुछ और जो है वो महंगा मिल रहा था तो लोग यहाँ आ जाएंगे। फॉल इन डिमांड फॉल कर जाएगा ड्यू टू निगेटिव इनकम इफेक्ट, क्योंकि लोगों का जो इनकम है वो कम हुआ है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, डिमांड फॉर गिवन गुड्स फॉल्स। ठीक है, यानी प्राइस अगर गिर रहा है तो डिमांड भी गिर रहा है। वेवलेन गुड्स क्या है, इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, लग्जरी गुड्स है। वेवलेन गुड्स इंक्रीज है द क्वांटिटी डिमांडेड, क्या है, दिस इज बिकॉज द हाई प्राइस ऑफ गुड इज सीन एज सिंबल मेकिंग इट मोर डिजायरेबल फॉर गुची। गुची जो है स्टेटस सिंबल बन गया, तो लोग प्राइस से मतलब नहीं है, वो लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, वेवलेन गुड्स क्या है, लग्जरी गुड्स है, तो इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। डिमांड ऑफ वेवलेन गुड्स इंक्रीजेज एज द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इंक्रीजेज। मेरा एक फ्रेंड है, वो हमें बताता है कि उसके शॉप में अटायर्स मिलते हैं वुमेन के, लेकिन एक दो वुमेन का लहंगा है मान लेते हैं, ठीक है, दो सेम है दोनों, कोई चेंजेस नहीं है। इसका प्राइस उसने 2 के रखा है, इसका 5 के, लेकिन इसका डिमांड ज़्यादा है, वही उसका डिमांड ये स्टेटस सिंबल बन जाता है, मोर डिजायरेबल हो जाता है, तो वेवलेन गुड्स में आ गया वो। लग्जरी प्रोडक्ट्स है, ये आपको समझा दिया मैंने। सप्लाई, रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी प्रोड्यूसर आर विलिंग टू प्रोड्यूस। और सप्लाई क्या है, सप्लाई है कि जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है और जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है उसको खरीदना या बेचना। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड समझ गए, लॉ ऑफ सप्लाई में जाते हैं। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस इंक्रीज होता है। क्वांटिटी सप्लाइड बाय प्रोड्यूसर आल्सो इंक्रीजेज, तो क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा, यानी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को समझते, लॉ ऑफ सप्लाई और डिमांड को यहाँ समझते हैं साथ में। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लाई बढ़ गया, डिमांड कम हो गया। अगर प्राइस डिक्रीज हो गया, सप्लाई कम हो गया और डिमांड बढ़ गया। ओके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब ये समझ में एक बार और समझा देता हूँ, हो सकता है समझ में नहीं आया हो। लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, प्राइस इंक्रीज होता है, सप्लाई बढ़ जाता है, ठीक है, डिमांड कम हो जाता है। ये ऐसा है, अगर एक पेन है, इसका प्राइस पहले 100 था, अब इसका प्राइस 200 हो गया है, ठीक है। इसका प्राइस जब 200 हो गया तो इसका मतलब है कि लोग, अब हो सकता है कि इसका डिमांड कम हो जाए, तो डिमांड जब कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ा हुआ रहेगा। यानी पहले 100 पेन 100 लोग खरीद रहे थे, अब 200 पेन 50 लोग ही खरीदने वाले हैं, तो सप्लाई 200 का है लेकिन डिमांड 50 लोग ही कर रहे हैं, तो डिमांड घट गया, सप्लाई ज़्यादा हो गया। रिलेटिव है ये। प्राइस डिक्रीज होता है, 100 रुपये का पेन अब 50 रुपये में मिल रहा है, ठीक है, तो सब डिमांड बढ़ गया, यानी पहले 100 लोग खरीदना चाहते थे, 200 लोग खरीदने जा रहे हैं, तो कंपेरेटिवली इसका सप्लाई तो कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है। ये है समझने का। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या है, प्राइस ऑफ इनपुट्स, कैसे वो बढ़ रहा है घट रहा है। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा प्रोड्यूस करने में, तो वो इसका सप्लाई भी डिक्रीज हो जाता है। टेक्नोलॉजी, अगर नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, न्यू इन्वेंशन है, न्यू मशीनरी है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है, तो प्रोड्यूसर्स जो अलाउइंग प्रोड्यूसर टू सप्लाई मोर गुड्स एट लोअर कॉस्ट। टेक्नोलॉजी बढ़ने से लोअर कॉस्ट पे बढ़ेगा। पहले हमें लेबर रखना पड़ता था 10, 20, 50, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम टेक्नोलॉजी से उसको 1 दिन में बना दे रहे हैं, पहले 5 दिन लग रहा था, तो लोअर कॉस्ट लग रहा है हमें। नंबर ऑफ सेलर्स, अगर कोई नया फर्म मार्केट में एंटर कर रहा है, ओवरऑल सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर जाता है। कन्वर्सली, अगर एग्जिस्टिंग फर्म एग्जिट मार्केट को छोड़ देता है, सप्लाई डिक्रीज कर जाता है, ऐसा भी है। एक्सपेक्टेशन, अगर
प्रोड्यूसर एंटिसिपेट करता है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज होने वाला है प्राइस में प्रोडक्ट के फ्यूचर में, तो वो करंट सप्लाई रिड्यूस कर देता है बाद में ताकि उसको एडवांटेज मिले। उसको पता चला कि जो ब्रेड बना रहे हैं हम ब्रेड का पैकेट, उसका प्राइस 15 रुपये से 20 रुपये होने वाला है, तो उसने क्या किया, अभी सप्लाई कम कर दिया, बोला जब 20 रुपये होगा तो और ज़्यादा बनाएंगे। तो उस टाइम के लिए गवर्नमेंट रेगुलेशन आ गया, जीएसटी रेगुलेशन ही समझिए आप, रिस्ट्रिक्शन टैक्स ऑन सर्टेन इंडस्ट्री में रिड्यूस देयर सप्लाई। सब जीएसटी आने से एमएसएमई सेक्टर को थोड़ा सा नुकसान हुआ। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने समझा, सेम ही है। इलास्टिक सप्लाई हाईली रिस्पॉन्सिबल, उसमें भी था हाईली रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर, तो प्राइस चेंजेस को लेके अगर पर्टिकुलर क्रॉप का प्राइस इंक्रीज होता है, फार्मर कैन क्विकली एडजस्ट देयर प्रोडक्शन लेवल बाय प्लांटिंग मोर ऑफ दैट क्रॉप। यानी 1 हेक्टेयर में वो लगा रहे थे और उसमें उन्हें 1 टन हो रहा था वीट, ठीक है, तो पर्टिकुलर क्रॉप का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा लगा रहे हैं ताकि वो मैनेज हो सके। इन इलास्टिक सप्लाई का क्या है, नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस, रेयर लिमिटेड सोर्स है लाइक प्रीसियस मेटल इंक्रीजेज, क्वांटिटी सप्लाई में नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली ड्यू टू देयर स्कार्सिटी। गोल्ड है, गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा तो हम गोल्ड और ज़्यादा नहीं निकाल सकते क्योंकि वो स्कार्स मेटल या डायमंड जो है। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इफ अगर 10% इंक्रीज हुआ प्राइस में तो क्वांटिटी जो सप्लाई है उसको भी 10% इंक्रीज कर दिया, तो इलास्टिसिटी 1 हो गया, 10/10, तो कोई चेंज नहीं आया, इक्विलिब्रियम रह गया। कंपटीशन, राइवलरी अमंग सेलर्स इन द मार्केट प्लेस हु आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट बायर एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स। आप जब एक मार्केट में जाते हैं, लोकल मार्केट में जाएं या अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली के सरोजनी नगर में जाएं, करोल बाग मार्केट में जाएं, तो जींस बेचने वाला या अटायर बेचने वाला या शूज़ बेचने वाला, बेल्ट बेचने वाला 20 से ज़्यादा 20-25 ऐसे शॉप है, तो राइवलरी है उन दोनों के बीच में, तो वो अट्रैक्ट करते हैं, वो आपको खींच कर ले जाएंगे अपने साथ कि मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए, मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए। तो कॉम्पिटिशन है मार्केट में। कंपटीशन भी बहुत तरह का होता है। पहला परफेक्ट कंपटीशन, मैनी बायर्स एंड सेलर ऑफरिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, सेम यही बात जो बता रहा हूँ मैं, सरोजनी नगर का मार्केट है या आपका जो लोकल मार्केट है जो आप जाते हैं मेले में, उसमें नो सिंगल बायर और सेलर, बहुत सारा डिमांड है, बहुत सारा सप्लाई है, हैज कंट्रोल ओवर देयर प्राइस, तो कंट्रोल नहीं कर सकते वो प्राइस को। एग्रीकल्चरल मार्केट जैसे वीट राइस है, हम जहाँ चाहें वहाँ खरीद सकते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन चल रहा है, हम काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग कर सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मैनी सेलर ऑफरिंग सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, इस सेलर हैज़ सम कंट्रोल ओवर द प्राइस एंड कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट थ्रू ब्रांडिंग, मार्केटिंग और प्रोडक्ट। मैकडोनाल्ड्स, बर्गर किंग, स्टारबक्स की कॉफ़ी, सीसीडी की कॉफ़ी, आप यहाँ जाके बार्गेन नहीं करते, इसने 500 बोला आप दे रहे हैं, इसने 250 बोला आप दे रहे हैं, तो मोनोपोलिस्टिक है, वो प्राइस को कंट्रोल कर रहा है, डिफ्रेंशिएट थोड़ा सा कर दे रहा है। स्टारबक्स आपका नाम लिख रहा है तो आप खुश हो जा रहे हैं, जबकि वो नाम हमें प्री के लिस्ट में आना चाहिए, उसमें ज़्यादा खुशी मिलेगी, स्टारबक्स वाले कप में नहीं। ओलिगोपॉली, फ्यू लार्ज सेलर्स डोमिनेटिंग द मार्केट, कुछ लार्ज सेलर है डोमिनेट कर रहा है, जैसे कि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखिए, स्मार्टफोन मार्केट देखिए, जियो धन धनाधन, तो ओलिगोपॉली है ये। फ्यू लार्ज सेलर है डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। मोनोपॉली, ओनली वन सेलर इन द मार्केट, कोई एक ही सेलर है जो मार्केट में है, जैसे कि आप को एयरलाइन से स्टार्ट करना है, उसमें 2 ही हैं, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस कंपनी का, वो 2 ही लोग हैं जो बनाते हैं एयरबस जिसमें आप बैठते हैं, तो एरोप्लेन 2 ही बस बना रहे हैं, तो ये मोनोपॉली है। ओनली वन सेलर इन द मार्केट। क्लासिक एग्जांपल इज पब्लिक यूटिलिटी कंपनी, एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर प्रोवाइडिंग, इलेक्ट्रिसिटी भी आप देखिए अपने सिटी में, या वाटर देखिए पर्टिकुलर रीजन में। अब आते हैं नेशनल अकाउंटिंग में। नेशनल अकाउंटिंग क्या है, मेथड ऑफ मेजरिंग एंड एनालाइजिंग, क्या मेजर करना है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ए कंट्री और रीजन, डिज़ाइन एंड इवेल्युएट इकोनॉमिक पॉलिसी। किस लिए करना है, इसलिए करना है कि हम ताकि इकोनॉमिक पॉलिसी को डिज़ाइन और इवेल्युएट कर सके। बहुत सारा मेथड है, जीडीपी, जीएनपी, बहुत सारा मेथड है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, सबको समझते हैं एक एक करके। जीडीपी क्या है, टेरिटरी बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है जीडीपी, एक अ मेजर ऑफ टोटल मॉनेटरी वैल्यू, किसका, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस का, कहाँ, प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्रीज डोमेस्टिक टेरिटरी, इसलिए ये टेरिटरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। कब, ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइमिंग, टिपिकली फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारा मार्च से अप्रैल वाला। इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड होता है, गुड्स भी होता है, सर्विस, यानी गुड्स सर्विस दोनों इंक्लूड होता है। प्रोड्यूस बाय बोथ, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया, बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन ओन्ड फर्म, यानी इंडिया है,
ठीक है। एक कंट्री है इंडिया, इस कंट्री में जो डोमेस्टिक हैं, जो फॉरेन लोग रह रहे हैं, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस, सब कुछ काउंट किया जाएगा। तो 4 इंपॉर्टेंट टर्म है, टोटल मॉनेटरी वैल्यू किसका, फाइनल गुड्स एंड सर्विस का, कहाँ, डोमेस्टिक टेरिटरी में, और जो टाइम क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा। की टर्म्स क्या है, टोटल मॉनेटरी वैल्यू में क्या इंक्लूड होगा, तो ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री। क्या इंक्लूड नहीं होगा, नॉन मॉनेटरी गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि वॉलंटियर वर्क और अनपेड, जैसे हमारी मम्मी जो घर में काम करती है वो नॉन मॉनेटरी है, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। फाइनल गुड्स एंड सर्विस दैट आर प्रोड्यूस्ड फॉर फाइनल कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट इंक्लूड ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ये आपको ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल मैंने पहले बता दिया है। तो गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस फॉर फाइनल कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, उसमें सारा आएगा, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल। इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आएगा, विच आर यूज्ड एज इनपुट द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। बीच में कि हमने वीट लिया, फिर आटा, फिर उसके बाद ब्रेड, तो बीच में इंटरमीडिएट गुड्स को हम काउंट नहीं करेंगे, वो इंक्लूड नहीं होगा। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज, एयर स्पेस, टेरिटोरियल वाटर, पर्सन विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल कैन सर्कुलेट फ्रीली। Territory lying within the political frontiers of a country. It includes territorial waters also. Ship, aircraft owned and operated by residents between 2 or more country. Fishing vessels का है, oil, natural gas. For example, fishing boats operated by Indian fishermen in the international water of Indian Ocean will be considered as part of domestic territory of India. यानी कि जो फिशिंग वेसल है वो उसमें जो स्विम करता हुआ, वो ट्रैवल करता हुआ चला गया है, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर चुका है, इंटरनेशनल वाटर में, लेकिन वो डोमेस्टिक टेरिटरी में ही काउंट होगा। एम्बेसीज, कंसुलेट जो हमारे यहाँ है, या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, या इंडियन एम्बेसी है रशिया में, उसको काउंट करेंगे। क्या एक्सक्लूड होगा, टेरिटोरियल इनक्लेव्स लाइक एम्बेसीज यूज्ड एडमिनिस्ट्रेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, जो फॉरेन एम्बेसी है उसको काउंट नहीं करेंगे हम। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन का कोई यहाँ पे ऑफिस है, उसको काउंट नहीं करेंगे। विच आर फिजिकली लोकेटेड विद इन geographical boundaries of a country, their offices form part of international territory. रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या अंतर है, नॉमिनल जीडीपी जो करंट ईयर प्राइसेस पे हम कर लेते हैं, रियल जीडीपी जो है एक कांस्टेंट बेस प्राइस पे हम मेजर करते हैं। कैलकुलेशन प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, यानी कि आज 100 रुपये प्राइस, रियल जीडीपी हम इसको कैसे काउंट करेंगे, तो एक बेस ईयर बना लिया 2011-12, इस टाइम जो था वो कितना था, 100 रुपये था, तो आज कितना है, 200 है, तो रियल जीडीपी क्या है, 100 है, ठीक है। ऐसे इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट्स द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द इकोनॉमी आउटपुट। एक्यूरेसी लेस एक्यूरेट, क्योंकि हम अभी करंट प्राइस पे करते हैं, वो हम एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। एडजस्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट, इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, इफ़ ए बेस ईयर, अभी बेस ईयर 2011-12 ही है कैलकुलेशन का, क्वांटिटी ऑफ ए गुड प्रोडक्ट 2024 में 100 यूनिट्स जो है वो हमने प्रोड्यूस किया, जिसका प्राइस था 2 रुपीज़ पर यूनिट, यानी 200 रुपीज़ हो गया। द नॉमिनल जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट गुड इन 2024 वुड बी 200। 2011-12 में 100 यूनिट्स 1 पर यूनिट था, तो 100 रुपीज़ था प्राइस, तो रियल जीडीपी कंट्रीब्यूशन वुड बी ₹100 इन 2024। इन्फ्लेशन इफेक्ट हो गया, यानी 100 रुपये बढ़ गया, जो मैंने आपको इजीली पहले समझाया है। जीएनपी क्या है, सिटीजन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। जीडीपी क्या है, टेरिटरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। अ मेजर ऑफ द टोटल मॉनेटरी वैल्यू किसका, फाइनल गुड्स एंड सर्विस का, प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन ऑफ ए कंट्री, सिर्फ सिटीजन, रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर लोकेटेड, चाहे वो अमेरिका में क्यों नहीं है, फिर भी, ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, टिपिकली ए फिनेंशियल ईयर। Includes goods and service produced both domestically and abroad by citizen of the country. Excludes the value of goods and service produced within the country by foreigner. Include क्या होता है, तो domestically जो produce हो रहा है या abroad में जो produce हो रहा है सिटीजन, कंट्री के सिटीजन द्वारा। एक्सक्लूड क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री बाय फॉरेन नेशनल, चाहे वो फॉरेन नेशनल बना, चाहे वो कंट्री के अंदर भी बना रहे हैं, तो एक्सक्लूड होगा। टोटल मॉनेटरी वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विस, सिटीजन होता है इसमें, और फाइनेंशियल ईयर। नेट फैक्टर इनकम क्या है, फ्रॉम अब्रॉड, डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न बाय द सिटीजन ऑफ ए कंट्री, सिटीजन ने कितना कमाया और फॉरेन कितना कमा के ले गया, उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके, NFIA। GNP इज इक्वल टू GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम। तो GNP क्या होता है, GDP और प्लस नेट फैक्टर इनकम, यानी GDP
प्लस डोमेस्टिक माइनस फॉरेन और फॉरेन माइनस डोमेस्टिक, जो भी होगा. एग्जाम्पल, व्हाट इज फैक्टर इनकम? सपोज अ वर्कर ए वर्क्स इन अ फैक्ट्री एज ए लेबर, फैक्टर पे हिम वेजेज. ए का लेबर फैक्ट्री को दिया और फैक्ट्री उसको वेज देता है. ए इज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ए क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. वेजेज अर्न इज ए फैक्टर इनकम ऑफ ए. इस केस में क्या है? फैक्ट्री इज यूजिंग दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इस फैक्टर को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एक लेबर भी है. वेजेज पेड इज फैक्टर पेमेंट ऑफ फैक्ट्री. फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड. एम्प्लॉय इंडिया का है, जॉब किया सॉफ्टवेयर कंपनी यूएसए में, यूएसए उसको सैलरी दिया डॉलर में. इस केस में एम्प्लॉय इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ही रिसीव सैलरी फ्रॉम यूएसए. दिस इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. यही होता है नेट फैक्टर. अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड 400 रुपया, इधर भी 400. फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, हमने 400 रुपये कमाया, लेकिन एक फॉरेन नेशनल हमारे यहाँ काम कर रहा था, वो 300 रुपये कमा के ले जा रहा था. ओके. और केस 2 को 600. नेट फैक्टर इनकम क्या है? 4-3 100 रुपये, यानी हमारे पास 100 रुपये बच रहा है. हमने 400 रुपये कमाया और 300 रुपये दे दिया, तो 100 ही बच रहा है. लेकिन इस केस में हमने 400 रुपये कमाया, 600 रुपये दे दिया, तो 200 रुपये हमने दिया एक्स्ट्रा. तो यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है पॉजिटिव है, गुड फॉर इकोनॉमी. नेट फैक्टर इनकम निगेटिव है, बैड, क्योंकि हम यहाँ पे पैसा हमारे ही अकाउंट से जा रहा है. यहाँ पे हम इस वाले केस में हमारे अकाउंट से जा रहा है, इस वाले केस में हमारे अकाउंट में आ रहा है एक्स्ट्रा पैसा. डेप्रिशिएशन क्या है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड एसेट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर, ऑब्सोलेसेंस एंड अदर फैक्टर. इकोनॉमी है, डेप्रिशिएट हुआ, वियर एंड टीयर, कार का जो टायर है वो खराब हो रहा है, कलर खराब हो रहा है, धीरे धीरे कार पुराना हो रहा है, नया लेना है. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, न्यू टेक्नोलॉजी आ गया, उसकी वजह से डेप्रिशिएशन हो रहा है. डेप्रिशिएशन में क्या इंक्लूड होता है? किस डेप्रिशिएशन इज इंक्लूडेड? जीडीपी में इंक्लूड करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में, ग्रॉस इन्वेस्टेड. रिमूव किस में करते हैं? नेट में, नेट से डिप्रिशिएशन. यानी जीडीपी को जब एनडीपी बनाना हो तो इसमें क्या माइनस करेंगे? डेप्रिशिएशन, तो बन जाएगा एनडीपी. ठीक है, तो जी से एन बन जाता है ये. इन्वेस्टमेंट प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द इकोनॉमी. इंक्रीजेज इन कैपिटल आर वन सोर्स ऑफ ग्रोथ इन पोटेंशियल रियल जीडीपी. फ्लक्चुएशन, ये नॉर्मल बातें हैं. ग्रॉस क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विदाउट अकाउंटिंग फॉर डेप्रिशिएशन. यानी ग्रॉस, यहाँ समझाता हूँ मैं इसको. ग्रॉस क्या हो गया? ग्रॉस माइनस डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू नेट. ठीक है, ऊपर बताया मैंने. वैल्यू ऑफ गुड अकाउंटिंग फॉर डेप्रिशिएशन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस माइनस डेप्रिशिएशन, नेट एनएनपी, जीएनपी माइनस डेप्रिशिएशन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. अभी बताया कि लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. तो नेट फैक्टर इनकम कैसे था, ऊपर समझाया मैंने आपको. तो ये रेंट है लैंड में, या अपना लैंड है. वेजेज है लेबर को. कैपिटल में इंटरेस्ट, कैपिटल लिए हैं तो उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं. मशीनरी, बिल्डिंग, ये इन सब में. एंटरप्रेन्योरशिप में स्किल्स है, प्रॉफिट जो बना रहे हैं हम. फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? रेफर्स टू द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर कॉस्ट है इस 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो टोटल कॉस्ट होता है उसको बोलते हैं. यूज किस लिए? तो यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. क्या डिटरमाइन करता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी. मार्केट प्राइस क्या है? रेफर्स टू द प्राइस एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड इन द मार्केट. मार्केट ये प्राइस है. नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसमें माइनस किए तो फैक्टर कॉस्ट बन गया, और इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस किए तो, यानी कि मान लेते हैं चारों फैक्टर को मिला के हमें एक ब्रेड का पैकेट बनाने में 20 रुपये लगा. इसमें टैक्स जो गवर्नमेंट ने लगाया वो ऐड किया, तो 20 रुपये में और 5 रुपये का टैक्स लगा, ये 25 रुपये हो गया. तो ये मार्केट प्राइस हो गया, ये फैक्टर कॉस्ट हो गया. रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. अब सरकार ने सब्सिडी भी दिया है 2 रुपये का, तो अब फाइनली इसका मार्केट प्राइस हो जाएगा 23 रुपीज़. इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? टैक्स पेड बाय प्रोड्यूसर, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स. जब टैक्सेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये सब पढ़ेंगे क्या होता है, एक्साइज, कस्टम, सेल्स. सब्सिडीज़, असिस्टेंस दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वो टू प्रोड्यूसर्स टू रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. When indirect tax levied on production of goods and services, they increase the cost of production, hence increase the market price. यानी कि जब indirect tax किसी पे increase हो जाता है तो वो अपने cost of production को increase करते हैं, तो market price भी. यानी कि अगर सरकार बोल रही है मैं 5 रुपये लगाऊंगा, तो वो क्या करता है, अपना जो प्रोडक्शन cost of production भी increase हुआ उसका, और मार्केट में उसका प्राइस भी increase हो रहा है. जब सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है तो वो रिड्यूस हो जाता है cost of production, तो मार्केट प्राइस डिक्रीज होता है.
फैक्टर कॉस्ट आपको बता दिया, बेसिक प्राइस ये सब आप देख लीजिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीडीपी है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें वैल्यू ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स अल्सो। जीडीपी ऑफ फैक्टर, जो फैक्टर कॉस्ट होगा उसमें इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होगा, सिंपल सी बात है। मार्केट प्राइस में जहाँ फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड कर रहे थे और जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें कुछ नहीं इंक्लूड हो रहा था। डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम ये है। जब डोमेस्टिक इनकम में डेप्रिसिएशन ऐड होता है तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बन जाता है। फिर उसमें नेट डायरेक्ट टैक्स ऐड करते हैं तो मार्केट प्राइस बन जाता है। फिर उसमें से डेप्रिसिएशन, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं तो नेट बन जाता है। फिर उस नेट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं तो नेशनल इनकम बन जाता है फैक्टर कॉस्ट पे। उसमें डेप्रिसिएशन फिर प्लस करते हैं तो एन में डी प्लस कर देंगे तो जी बन जाएगा फैक्टर कॉस्ट, और इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे तो एमपी बन जाएगा। उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे फिर एनएनपी बन जाएगा मार्केट प्राइस पे, और उसमें फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे, माइनस करेंगे और नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम बन जाएगा। एक साइकिल है जो मैंने ऊपर बताया, उसी का साइकिल है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है तो ये सारा आपको यहाँ पे बता दिया मैंने, तो आप इसको देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? यूज टू मेजर द चेंज इन ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस इन इकोनॉमी ओवर टाइम। यानी कि क्या चेंजेज हुआ उसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। नॉमिनल जीडीपी क्या था? करंट प्राइस पे। रियल जीडीपी क्या था? बेस प्राइस पे, जो हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके कर रहे हैं इनटू 100, दैट इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। राइज इन जीडीपी डिफ्लेटर, अगर जीडीपी डिफ्लेटर बढ़ रहा है, यानी मान लेते हैं किसी प्राइस का 100 रुपया था 2024 में, जब डिफ्लेट किए तो उसका प्राइस जो है वो 100 हुआ, फिर 100 तो कट के 100 ही आ रहा है, तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अभी इसको देखेंगे फॉर्मूला में। डिक्रीज द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस डिक्रीज। राइज होगा जीडीपी डिफ्लेटर में, इसका मतलब है कि ओवरऑल प्राइस इंक्रीज हुआ है। डिक्रीज होगा इसका ओवरऑल प्राइस डिक्रीज हुआ है। 2010 में नॉमिनल जीडीपी 7000, रियल जीडीपी 7000, जीडीपी डिफ्लेटर 100, कोई चेंज नहीं हुआ है। 11 में कोई चीज़ का प्राइस 8350 था, उस समय 750 था, इतना चेंज आया, यानी इतना % प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम इसको समझेंगे, इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, तो यही है जो ऊपर समझाया वही है, बस इसमें फॉर्मूला है। यानी जीडीपी डिफ्लेटर उसी डिफ्लेशन को जो नॉमिनल और रियल में चेंजेज आ रहा है। नेशनल इनकम क्या है? टोटल इनकम अर्न बाय द सिटीजन ऑफ ए कंट्री। नेशनल इनकम बोलते हैं जो टोटल इनकम है जो सिटीजन के द्वारा अर्न होता है एक फाइनेंशियल ईयर में। कैलकुलेटेड एज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जो कैलकुलेट होता है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट आपको बताया, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस हो जाता है। ये नेशनल इनकम क्या है? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। यहाँ पे समझाया है इस वाले साइकिल में। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट प्लस ये नॉमिनल नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एट नॉमिनल है इसलिए करंट प्राइस, रियल है इसलिए बेस प्राइस। डोमेस्टिक इनकम एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब है नेट मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी आफ्टर डेप्रिसिएशन। अब नेट है तो आपको बताया कि नेट कब होता है? जब ग्रॉस में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, तो ये नेट बन जाता है। तो जब भी नेट देखो डेप्रिसिएशन, इसका मतलब उसमें नहीं होगा। एग्जाम में आ जाए इट इज़ ए नेट मॉनेटरी मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी विथ डेप्रिसिएशन, नहीं, ग्रॉस नहीं है तो नहीं होगा। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो क्या किया ये तो किया, लेकिन फॉर्मूला यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब है इसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूड नहीं होगा, ये हमें याद रखना है। एन है तो इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड नहीं होगा। फार्मूला जीडीपी डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन। इनकम अर्न बाय इंडियन सिटीजन इन इंडिया, इनकम अर्न बाय इंडियन नेशनल आउटसाइड इंडिया, इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशनल, क्योंकि एन है तो नेट पे जब आ जाते हैं नेशनल है। इट डज नॉट इंक्लूड इनकम अर्न बाय इंडियन नेशनल आउटसाइड इंडिया, क्योंकि डी है, डोमेस्टिक की बात हो रही है, यहाँ नेट नेशनल इनकम की बात हो रही है। जब डोमेस्टिक की बात होगी तो डोमेस्टिक में जो अर्न हो रहा है, चाहे वो फॉरेन नेशनल के द्वारा भी अर्न हो रहा है, तो उसको काउंट करेंगे। और जब नेशनल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ सिटीजन के द्वारा होगा, फॉरेन नेशनल के द्वारा नहीं होगा। पर कैपिटा इनकम क्या है? ए मेजर ऑफ द एवरेज इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल, यानी टोटल पॉपुलेशन में टोटल जितना अर्न हुआ जीडीपी और बाय पॉपुलेशन डिवाइड कर दो, वही हो जाएगा पर कैपिटा इनकम।
पर मतलब बाय मीन्स ऑफ, कैपिटा मतलब हेड, एक पर्सन, तो पर अ हेड। ओके। पर कैपिटा इनकम टोटल इनकम ऑफ एरिया, टोटल पॉपुलेशन। ट्रांसफर पेमेंट क्या है, जो गवर्नमेंट इंडिविजुअल को ट्रांसफर करता है विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग एक्सचेंज ऑफ गुड। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपको कुछ जैसे कि किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हर 4 मंथ्स में 6,000 मिलता है, तो ऐसा नहीं बोलती सरकार, मोदी सरकार ऐसा नहीं बोल रही कि हर जैसे ही 2,000 रुपये मिलता है तो 1 ईयर में 6,000 मिलता है, तो गवर्नमेंट ये नहीं बोल रही कि 2,000 जैसे ही ट्रांसफ़र हो तो 10 बोरी हमारे पास राइस का भिजवा दिया करो, ऐसा तो नहीं है। तो कोई एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विस नहीं होता। सोशल वेलफेयर के लिए रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है टू सपोर्ट सर्टन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल क्या है, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, या फिर वही जो आप देख रहे हैं पर्सनल इनकम। ए मेजर ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल, जो अब कमाया आपने खुद उसको बोलते हैं। नॉट ऑल द नेशनल इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल एज पर्सनल इनकम, जो सारा नेशनल इनकम है जो रिसीव होता है इंडिविजुअल को द्वारा, पर्सनल इनकम नहीं होता है। सर्टेन पेमेंट्स सच एज कॉर्पोरेट रिटर्न अर्निंग, कॉर्पोरेट टैक्स एंड सोशल सिक्योरिटी टैक्स आर नॉट पेड आउट टू इंडिविजुअल। जो कॉर्पोरेट रिटर्न अर्निंग है या कॉर्पोरेट टैक्स है या सोशल सिक्योरिटी टैक्स है वो इंडिविजुअल को पे नहीं किया जाता है। पर्सनल इनकम मतलब नेशनल इनकम माइनस ट्रांसफ़र पेमेंट, उसमें से ट्रांसफ़र पेमेंट जो दिया गया उसको हटा दो, कॉर्पोरेट रिटर्न अर्निंग, कॉर्पोरेट टैक्स, सोशल सिक्योरिटी टैक्स, इसको भी माइनस कर दो, तो वो जो बचता है वो पर्सनल इनकम हो जाता है, नेशनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या है, उस पर्सनल इनकम में जो बचा उसमें भी पर्सनल टैक्सेस को अगर हटा दें तो फिर जो बचता है वो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होता है, इसको हम खर्च करते हैं। यानी ग्रॉस एनुअल इनकम है आपका ये, उसमें से फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जैसे स्टेट और फेडरल को टैक्स देना है। डिस्पोजल इनकम क्या बचा, हायर डिस्पोजल इनकम, ग्रेटर स्पेंडिंग एंड सेविंग एबिलिटी। यानी जिसके पास कम टैक्स हो लगेगा तो उसके पास डिस्पोजेबल इनकम भी ज़्यादा होगा। तो जब डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि वो स्पेंड भी करेगा ज़्यादा और सेव भी कर पाएगा। लोअर होगा तो स्पेंड नहीं कर पाएगा, सेव तो नहीं कर पाएगा, या स्पेंड भी नहीं कर पाएगा, तो इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं होगी। नेशनल इनकम जो है अभी मैंने आपको समझा दिया है इसमें, वैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सेविंग ऑफ नॉन एंड ऑल, ये पूरा एक साइकिल है जो ऊपर समझाया है उसी का। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, यूज टू क्वान्टिफाई द अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कि क्वान्टिफाई करना है कैपिटल का कि क्या कैपिटल आ रहा है हमको कुछ चीज़ को प्रोड्यूस करने में। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ आउटपुट और गुड्स और सर्विसेज। रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड एंड द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, यानी हमने एक मशीन लगाया तो हमने कितना उससे प्रोड्यूस किया, इसी को बोलेंगे उसका रेशियो क्या है। सॉरी, अ लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो, अगर मान लेते हैं लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो है तो लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ आउटपुट, सजेस्टिंग हायर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर हायर कैपिटल आउटपुट रेशियो है, हमें एक ब्रेड को बनाने में एक मशीन लग रहा है, हमें एक ब्रेड को बनाने में 5 मशीन लग रहा है, तो इसमें जो जब लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा तो लेस कैपिटल लगेगा उस यूनिट को प्रोड्यूस करने में। तो इसका मतलब है एक मशीन में एक ही ब्रेड हो रहा है लेकिन 5 है, इसका मतलब है हमें बहुत सारा कैपिटल देना पड़ रहा है और एफिशिएंसी बहुत लोअर है, यानी 5 मशीन मिल के एक ब्रेड बना रहा है, एक ब्रेड का पैकेट यहाँ एक ही मशीन बना रहा है। तो लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो इज गुड, लेस कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट ऑफ आउटपुट, तो हायर एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट इन एन एग्जाम्पल है ये, इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इज 32% ऑफ जीडीपी। एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जो है वो 32% जीडीपी का है, यानी जीडीपी अगर 100 रुपये था तो उसमें 32 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ करस्पॉन्डिंग टू दिस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8% और इकोनॉमिक ग्रोथ है 8%। हेयर इट मीन्स दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ 32 रुपीज़ प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ ₹8, यानी जब 32 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो 8% ग्रोथ हो रहा है। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, 32/8 इज इक्वल टू 4। इन अदर वर्ड्स, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, एक यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस करने में 4 यूनिट ऑफ कैपिटल लग रहा है। ठीक है, इसको कंपेयर कर लेंगे बेस ईयर और लगा के कि इस ईयर ये लगा है तो अगले साल क्या लग रहा था या पिछले साल क्या लगा है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, अ वेरिएंट ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो, एन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी एडिशनल यूनिट जब यही कैपिटल आउटपुट रेशियो में इंक्रीमेंटल ऐड कर दिए हैं तो इसका मतलब विथ अ राइज इन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया कैपिटल आउटपुट रेशियो इटसेल्फ मे चेंज एंड हेंस द यूजुअल कैपिटल आउटपुट रेशियो विल नॉट बी यूजफुल। तो ICOR क्या है, एनुअल इन्वेस्टमेंट क्या है, एनुअल इंक्रीज इन जीडीपी,
इलस्ट्रेशन आप देखिए, एक फॉर ए कंट्री ए इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्ट पी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना है ऑलमोस्ट, ठीक है, $10 लाख। चेंज जीडीपी में क्या है, $5 लाख। तो नॉट टू कैलकुलेट यूज द फॉर्मूला, ICOR का फॉर्मूला, एनुअल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो $10 लाख। और इसे तो 2 ICOR, इसका मतलब है फॉर एवरी एडिशनल $10 लाख इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड इन द इकोनॉमी, द इकोनॉमिक आउटपुट इंक्रीजेज बाय, जब भी हम एक 10 लाख करते हैं तो चेंज होता है 5 लाख। जब $10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 5 लाख का चेंज हो रहा है, यानी $2 चाहिए कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट एक इकोनॉमिक आउटपुट, यानी कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में, ये बता रहा है। यानी अगर ए का ICOR लास्ट ईयर 4 था, कितना था, 4 था, लास्ट ईयर 4 था, इट मीन्स दैट ए हैज़ मोर एफिशिएंट इन इट्स यूज, या और इस ईयर 2 है, इसका मतलब अब एफिशिएंट हो चुका है कंपेरेटिवली पिछले के। तो यही यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे 32 का है, ये पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे हमने एफिशिएंट हुए हैं या नहीं हुए हैं। लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो shows the productivity of capital and technological process. Lower level of investment है required to produce a given growth rate in economy. This is considered to be desirable situation. Lower capital output ratio shows that capital is very productive and efficient. ये ऊपर बताया है मैंने अभी यहाँ पे। लोअर कैपिटल आउट, इससे ब्रेड से बताया कि एक ब्रेड को बनाने में अगर हमें एक मशीन की जरूरत हो रही है और एक और ब्रेड है उसको बनाने में 5 मशीन, इसका मतलब लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो है कि कम कैपिटल से हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो एफिशिएंट है। यहाँ एक ही ब्रेड को बनाने में 5 मशीन लग रहा है, हाई कैपिटल है तो एफिशिएंट नहीं है, इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऑलमोस्ट मैंने माइक्रो और मैक्रो का सब कुछ कवर कर दिया है, जो आपको बेसिक, जो आगे हम जो चैप्टर कवर करेंगे उसमें आपको समझ में आना चाहिए। आगे हम बैंक और बैंकिंग, मनी, इन सब का मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड एक नया लेक्चर लेके आएंगे। शाम में इसी सेम माइक्रो और मैक्रो इनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो शाम को आपको इसका वीडियो मिल